तो नमस्कार दोस्तों। तो हमने कुछ दिन पहले आपसे ये वादा किया था कि जो पॉलिटिकल साइंस के जो एमसीक्यूज हैं, क्योंकि 18 तारीख को अपना जो पेपर है उसके लिए अभी हम इतना जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। तो अभी के लिए हम एमसीक्यूज लगाएंगे, क्योंकि जितना एमसीक्यूज लगाएंगे उतना हमारे लिए इजी होगा पेपर को क्लियर करना। तो अभी के लिए हम जो आज जो पहली एमसीक्यूज हम लगाएंगे आज, जिसमें तो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन रहेंगे उनको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे वो तीन टाइप से करेंगे। पहला ये कि आपने एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन पढ़ा और सीधा आपको पता लग गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको ये पता चल गया, थोड़ा बहुत पता है क्वेश्चन के बारे में, वो थिंकर हो गया या कोई रीजन की बात कर रहा है, वो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा नहीं पता, तो उसको कैसे हमें टैकल करना है उस क्वेश्चन को। और जो तीसरा हो गया कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या इसका आंसर होने वाला है, लेकिन हमें पता है कि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है। हमें थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग लगानी है और उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ रीजनिंग लगा के हम उसको इजीली हम उसको कर सकते हैं आराम से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो चौहान सर हैं वो भी आपका हिस्ट्री का बैच लेते हैं, तो इसमें भी आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और जो एप्लीकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला एमसीक्यूज है, ठीक है। तो पहला एमसीक्यूज आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, कि इसमें जो बोल रहा है कि जो हंस मोर्गेंथ्यू है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को किस हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो इसमें यदि मान के चलो कि सीधा आपने देखा कि आपको पता लग गया कि ये जो है वो लिबरल थिंकर है या रियलिस्ट थिंकर है, ठीक है। तो लिबरल है या रियलिस्ट थिंकर है, तो यदि मॉर्गेंथ्यू के बारे में आपको ये पता लग गया तो आपको ये पता होगा कि ये रियलिस्ट थिंकर है, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में 6 प्रिंसिपल भी दिए थे। और ये रियलिस्ट होने के साथ हमें पता होता है कि जितने रियलिस्ट थिंकर होते हैं वो ज़्यादातर पावर की बात करते हैं, पीस के बारे में थोड़ा कम कंसिडर करते हैं। वो ज़्यादातर लिबरल जो थिंकर हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, वो पीस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो इसलिए इनका जो इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे कंसिडर किया था, ह्यूमन वेलफेयर तो नहीं हो सकता, ठीक है, स्ट्रगल फॉर पीस नहीं हो सकता, तो ये जो स्ट्रगल फॉर पावर है यही हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा थर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉक्स, द पावरफुल कंट्री स्टैब्लिशिंग हैज मेनी नॉट ओनली पावर, कि अकेला पावर का इस्तेमाल नहीं करती कंट्रीज अपना जो हेजिमनी स्टैब्लिश करने के लिए, वो कुछ एक और भी चीज का सहारा लेती हैं। वो क्या है, क्योंकि यदि पावर की बात आ गई तो हम इनडायरेक्टली ये पता लगा सकते हैं कि रॉबर्ट कॉक्स क्या है, रियलिस्ट थिंकर है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये सीधा सा इसका आंसर है, क्या ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आएगा या जनरेट ब्रॉड कंसेंट आएगा या आर्म रेस आएगा या नोमेडिक डिफरेंस आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका सेकंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द ग्रेट डिबेट बिटवीन पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, कि इन जो किस चीज को ये ग्रो करती हैं, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ किस चीज का, लिबरलिज्म को करती हैं, एंटी जो मार्क्सिज्म है या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है या रियलिज्म। हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। कि पॉजिटिविज्म क्या होता है कि ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी को ज्यादा तवज्जो देता है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करता है। पॉजिटिविज्म का हमें पता है कि ये थोड़ा डिडक्टिव अप्रोच को लेके चलता है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या करता है कि इंडक्टिव अप्रोच को लेके चलता है। डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है कि जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, और उसमें पोस्ट पॉजिटिविज्म में ये उल्टा होता है। तो ये दोनों जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स को वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हु एडवांस द, जो मत है वो एनार्कियल सोसाइटी का, जिसका मतलब क्या होता है, अराजक समाज, कि किसने इस मत को ज्यादातर विकसित किया। तो रॉबर्ट कॉक्स है, हेडली बुल है, ठीक है, और कोहेन है, नाई है या टिम है।
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हैडली वुड। ठीक है, लेकिन कोहेन एंड नाई के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने एक एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का। इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का यदि मैं एग्जांपल दूं तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे हम मान लेते हैं कनाडा और यूएस के रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए थ्रेट नहीं बनती, वो एक दूसरे की नीड को समझती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका कोहेन और नाई ने दिया था, और ये जो एनार्कियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आपकी हैडली वुड ने दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उन्होंने चाइना को विजिट कब किया था? वैसे तो उन्होंने 1979 में भी विजिट किया था, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से इनका आएगा 2003 इसका आंसर आएगा। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ गया सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि चाइना ने पहली बार कि ब्रिटिश जो साम्राज्य था उनके साथ, कि पहले सिक्किम को ये माना कि ये जो ब्रिटिश हैं उनका पार्ट है, और सिक्किम और तिब्बत के बीच में जो लाइन जो डिनोट की थी उसको रिकॉग्नाइज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1890। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है कि 1890 में आपका इंडिया के जो वॉइसरॉय कौन थे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ये किस चीज पे फोकस करती है? तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का आपको पता होगा कि किसने दी थी। ये सबसे पहले आपको पता होगा कि जो इमैनुअल वोल्स्टन थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो आपको देखते ही आपको एक डायग्राम याद आता होगा जो कि आपकी बुक्स में ऐसे बना होता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या आ गया, कोर कंट्रीज आ गई, यहाँ पे क्या आ गया, जो सेमी पेरीफेरी कंट्रीज आ गई, और यहाँ पे पेरीफेरी कंट्रीज है। कोर कंट्रीज का कोई एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, वो है मान लो यूएसए हो गया। सेमी पेरीफेरल जो कंट्रीज है उनमें इंडिया मान लो। ठीक है, और इसमें अफ्रीकन कंट्रीज आप मान सकते हो, क्योंकि इसमें आती है जो एडवांस्ड इकोनॉमीज होती हैं। ठीक है, तो इसमें वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं कि ये यहाँ से लेबर, कोर कंट्रीज को चीप लेबर मिलती है, यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे जो एडवांस जो इक्विपमेंट है जो इजीली किसी भी रो प्रोडक्ट को एक अच्छे प्रोडक्ट में बना देते हैं। तो ऐसे जो कोर और सेमी पेरी और पेरिफेरियल जो कंट्रीज होती हैं उनके ऊपर इन एक दूसरे का डिपेंडेंसी होती है। और ये जो आता है ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर आता है, और जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, ये आएगा कोर और पेरीफेरी जो कंट्रीज है। और ये डायग्राम आपकी काफी बार बुक्स में आपने देखा होगा, ये बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्लोबल पावर इज बिकमिंग फ्रेगमेंटेड एंड पोलराइज्ड ड्यू टू ग्रोइंग इंपोर्टेंस ऑफ, कि किसकी वजह से जो फ्रेगमेंटेड है और प्लूरलाइज्ड है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एनजीओज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एनजीओज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री में होती हैं तो वो ज़्यादातर किसी एक स्टेट की जो पावर है वो उसको कम करने का काम करती हैं। कि मान लो कोई एग्जांपल आप मान के चलो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई एनजीओ है हिमाचल में, किसी आपके इंडिया में हिमाचल में किसी जो रोड है उसको मतलब चौड़ा करना है। क्यों? क्योंकि डिफेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से जितने रोड चौड़े होंगे तो जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो इजीली चाइना के बॉर्डर पे ले जाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंटल एनजीओ कहती है कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया जा रहा है, तो इसलिए वो इस चीज़ को हर्डल बनाती है। तो कुछ भी अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये जो फ्रेगमेंटेड एंड प्लूरलाइज्ड ड्यू टू ग्रोइंग जो ग्लोबल पावर हो रही है इसका आएगा एनजीओज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि यूएस डायरेक्ट नहीं हो सकता, नेटो नहीं हो सकता, नॉर्थ कोरिया का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाइन्थ पे। तो ये नाइन्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप? नाइन्थ क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। क्योंकि यदि आपको डायरेक्ट याद भी ना हो तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है, उसके एमसीक्यूज देखने। नीचे जो
जो वो दिया होता है ऑब्जेक्टिव, जो दिए ऑप्शन जो दिए होते हैं वो देखने हैं आपको। कि इसमें क्या पूछ रहा है कि कारगिल वॉर जो कब हुआ था, 1999 में हुआ था, ठीक है। तो उसके टाइम पे तो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे? तो अब इसमें आप देखो तो सीधा सीधा देख के पता लगता है कि वेद मलिक थे, जनरल वेद मलिक। क्यों? क्योंकि अभी के लिए अनिल चौहान आपके क्या है, सीडीएस है। मनोज पांडे आपके क्या है, जनरल है, ठीक है। और ये सैम मानिकशॉ की आपकी मूवी देखी होगी तो वो कारगिल वॉर 1999 से रिलेट नहीं करते। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है, क्वेश्चन आपको वैसे भी आप निकाल ले जाओगे आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका 10th। ये क्या कह रहा है कि इंडिया और चाइना ने पंसिल एग्रीमेंट साइन किया था, और इस टाइम पे आपके पंसिल जो एग्रीमेंट साइन किया था, जो चाइना की तरफ से उनके लीडर थे वो थे जाओ इन लाई, और जो अपनी साइड से जो इंडिया की तरफ से थे वो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1954, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि ने जो इंडिया पे जो अटैक हुआ था, इंडिया रिस्पोंडेड पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक इन उरी 2016 में। तो ये तो काफ़ी जो मूवी फेमस हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी भी जो करंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से देख कर जाने, ठीक है। नेक्स्ट 12th, इसमें क्या कह रहा है कि इंडिया अडोप्टेड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो कौन से रीजन के लिए जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी वो डेवलप की गई थी? तो पहले क्या ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी? नहीं, ये पहले थी लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, जो कि 1992 में स्टार्ट की गई थी। और इस टाइम पे अपने प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अपने प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी, ठीक है। नरसिम्हा राव जी ने स्टार्ट की थी। और इसका जो ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसने किया था? ये नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, इसने इनका नाम जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया था, ये कौन से रीजन के लिए थी? ये थी इंडो पैसिफिक के लिए। चलो मान के एक चीज हम मान लेते हैं कि आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके बारे में ज्यादातर है क्या। तो बेसिक कॉमन सेंस इस क्वेश्चन में लगानी हो तो देखो, ये एक मिनट, ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहा है, तो ईस्ट की साइड हम काम करेंगे। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इस साइड की बात करेंगे। अब हम देखेंगे क्या जो ऑप्शन हमें दिए हुए, अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन नेशन। अफ्रीका तो इस साइड है। इंडो पैसिफिक, ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। ईस्ट यूरोपियन नेशन वो ऊपर हो गए, ठीक है, थोड़ा सा। और सेंट्रल एशियन नेशन, सेंट्रल एशियन नेशन यहाँ पे होते हैं। सेंट्रल एशियन नेशन कौन से हैं? कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ये पांच जो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये आपके क्या है, जो सेंट्रल एशियन नेशन है। तो इसमें यदि थोड़ा सा भी रीजनिंग, आप लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे तो सीधा सा आपका इंडो पैसिफिक नेशंस निकल के आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि G4 नेशन में G4 में कौन कौन आता है, ठीक है। तो G4 के बारे में चलो मान लिया कि फैक्चुअल डेटा है सीधा, कि कंट्रीज पूछ ले कि कौन कौन आता है। यदि आपको इतना भी पता हो कि G4 जो कंट्रीज है वो ये जो ग्रुप फॉर्म क्यों किया गया था, इतना भी पता हो तो ये क्वेश्चन आप आराम से निकाल ले जाओगे। कैसे? कि G4 क्यों 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 बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि यूएन में जो P5 जो कंट्रीज है, P5 परमानेंट 5, कि वो जब से यूएन बनाए 1945 से, जब से लेके अभी तक वो ही जो परमानेंट 5 कंट्रीज है जिनके पास वीटो पावर है। तो उसका एक्सपेंशन के लिए यूएन का, तो इसलिए G4 ग्रुप बनाया गया था कि यूएन का जो वीटो पावर को है थोड़ा एक्सपेंड किया जाए, और भी कंट्रीज को वीटो पावर प्रोवाइड की जाए। और इसके अगेंस्ट कौन सा क्लब बनाया गया था? एक कॉफी क्लब बनाया गया था। वो आपको ध्यान रखना है, कॉफी क्लब बनाया गया था। कॉफी क्लब ने ये कहा था, वो G4 नेशन की जो आइडियोलॉजी थी कि जो यूएन का जो वीटो पावर जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको एक्सपेंड करना चाहिए। कॉफी क्लब ने वो मना कर दिया था कि यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल P5 मेंबर कंट्रीज है उसके अलावा उनका कोई एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम देखें तो इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील। तो इंडिया और चाइना भाई इसके पास तो पहले से ही है, ठीक है। मैक्सिको, कनाडा, पाकिस्तान,
कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, स्पेन, इटली, यूके, यूके पहले से P5 में कौन कौन आता है? यूएसए है, यूएसएसआर था पहले, अब रशिया हो गया आपका। ठीक है, फिर क्या आ गया? यूके आ गया, फिर क्या आ गया? फ्रांस आ गया, और फिर आपका आ गया चाइना। तो ये तो पहले आ गया, तो बच कौन गया? इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने से आपका क्वेश्चन, यदि आपको कंट्रीज याद भी नहीं है, आप थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे तो वो क्वेश्चन आप इजीली निकाल ले जाओगे। उसको छोड़ के नहीं यार, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो डरना क्या है इस चीज़। आपको थोड़ा सा रीजनिंग लगानी है और क्वेश्चन को निकाल ले जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आ गया आपका? 14। इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे जो जिन्होंने इसराइल में विजिट किया है। तो ये तो अभी करंट की न्यूज़ थी, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी आएंगे। ठीक है, और इसराइल के बारे में काफ़ी आपको पढ़ के जाना है कि इसराइल और गाज़ा वॉर काफ़ी अभी, इसराइल गाज़ा के बारे में पढ़ के जाना है कि इसराइल की किस किस कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगती है, ये सब पढ़ के जाना है। और रशिया यूक्रेन के बारे में पढ़ के जाना है, उसके जो कलर्ड रेवोल्यूशन है वो आगे हम एमसीक्यू करेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 15। ठीक है, अब ये जो कुछ जो क्वेश्चन आते हैं जैसे बुक्स के आगे या फिर कोर्ट आगे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें डायरेक्ट कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे चाइना फ्रेजाइल सुपर पावर, ये किसने लिखा था? तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा सिन सुल्तान आएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है वो ईरान में, क्वेश्चन ये भी घूम के आ सकता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन मैच द फॉलोइंग में किससे रिलेट करता है? ईरान से रिलेट करता है। ईरान अभी काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अभी इनके जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनकी जो डेथ हो गई है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में अजरबैजान के बॉर्डर पे। वो भी काफ़ी आपको करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि पर्सन इन न्यूज़ में। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है ईरान में वो कब स्टार्ट हुआ था? वो 1979 में स्टार्ट हुआ था, 1979 से और 1989। यही वो टाइम पीरियड था जिसमें रशिया ने अफगानिस्तान पे भी इन्वेजन स्टार्ट कर दिया था, और यही टाइम था और यही एक बड़ा रीजन था कि रशिया अफगानिस्तान में उलझा रहा और लास्ट में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि जो ये कॉन्फ्रेंस है जो डिटरमाइन करती है फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ यूएन की, तो ये कब बनाई गई थी? इन विच ईयर, कौन सी ईयर में बनाई गई थी? क्योंकि आपका यूएन की बात करूँ तो 1945 में यूएन बना दिया गया था 24 अक्टूबर को। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस जो बनाई गई थी 1944 में बनाई गई थी, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 इसमें पूछ रहा है कि जो मैक्सिकन इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कब हुआ था? जो मैक्सिको की जो करेंसी है वो क्या है? पीसो है। ठीक है, और मैक्सिको किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? यूएस के साथ है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो करेंसी का डिवेल्युएशन कर देता है पीसो का, किसके अगेंस्ट? डॉलर के अगेंस्ट। डिवेल्युएशन का मतलब समझते हो? डिवेल्युएशन का मतलब है कि अपनी ही करेंसी का अपने हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू ऊपर या नीचे कर देना, जैसे चाइना करता है। ठीक है, तो जो मैक्सिकन इकोनॉमिक क्राइसिस, पीसो का डिवेल्युएशन डॉलर के अगेंस्ट उन्होंने कर दिया था। तो ये कब हुआ था? 1994 से 1995 के टाइम पे हुआ था। और आपको इंटरनेशनल रिलेशन में एक आती है मैक्सिकन मैक्सिकन सिंड्रोम आता है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना है क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे एक डिप्लोमेसी के तहत पूछा जा सकता है कि मैक्सिकन सिंड्रोम का मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी है वो रेफर टू किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं कि जो, लेकिन मैं आपको एक फैक्चुअल डेटा बता देता हूँ कि जो ऑफिशियली जो बताया गया था इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में, वो 2003 में बताया गया था, जो अनाउंस की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के जी के टाइम पे। और इसका जो मतलब है इसमें आएगा क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस विद नो फर्स्ट यूज। ये जो वर्ड काफ़ी बार आपने जो अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी, उनके मुंह से सुना होगा स्पीच में कि
फर्स्ट यूज़, नो फर्स्ट यूज़ को हम कैंसिल भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसका आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इंट्रा स्टेट वॉर रेफर्स, ये मतलब थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाने वाली बात है कि वर्ड का पता होना चाहिए आपको। इंट्रा और इंटर में क्या डिफरेंस है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब किसी के अंदर ही अंदर। ठीक है, और इंटर का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं, तो मतलब दो नेशन के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वॉर विद इन ए स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही। ये मान के चले कि किसी गृह युद्ध हो गया, इसके मतलब ये मान लो कि किसी नेशन के अंदर ही कुछ ग्रुप्स ने अंदर ही वॉर वगैरह स्टार्ट कर दी, तो उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट वॉर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया एंड यूएस अनाउंस्ड सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है इसका एक और नाम है 123 एग्रीमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आपसे पूछा जाए कि 123 एग्रीमेंट का किस कंट्री से रिलेट करता है, वो इंडिया यूएस हो गया। ठीक है, और इसका मतलब इसका दूसरा नाम है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन इनिशिएटिव। ठीक है, ये कब स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था 2005 में। ठीक है, मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे अपने प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इंडिया ने क्वाड जो ज्वाइन किया है कि इसमें पूछ रहा है कि किस लिए शामिल हुआ है, कि क्वाड में शामिल क्यों हुआ है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्वाड का मतलब होता है चार। ठीक है, और चार कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया है, ठीक है, जापान है, यूएसए है, और कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों कंट्रीज है। तो ये हमने क्यों इंडो पैसिफिक के तहत हमने क्यों क्वाड को ज्वाइन किया है। ज्वाइन रशियन कैंप कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेंबर ही नहीं है। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन विद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी है, ऊपर है फिनलैंड है, स्वीडन वगैरह, उनसे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ इसमें। तो टू ओपन डिप्लोमेटिक चैनल विद चाइना, नहीं, ये तो अगेंस्ट है यूएसए इसमें। तो इसका आंसर आएगा बी। अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, अभी करंट में जो चल रहा है वो चल रहा है स्क्वाड। अब स्क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है, स्क्वाड में इंडिया को हटा दो, तीन तो सेम है, और एक आएगी फिलीपींस। ठीक है, स्क्वाड में कौन कौन सी है, इंडिया है, जापान है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया है। और स्क्वाड में अभी जो करंट में चल रहा है, तो स्क्वाड में आपका कौन कौन सा आएगा, इंडिया आएगा, जापान आएगा, यूएसए आएगा, इंडिया नहीं है, फिलीपींस, सॉरी, स्क्वाड में आएगा आपका फिलीपींस, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और भी है जिसको बोलते हैं वेस्ट क्वाड, जिसका मतलब है जो कि ईरान के अगेंस्ट है। ठीक है, ईरान के अगेंस्ट बनाया जाए, उसका दूसरा नाम क्या है, I2U2। I2U2 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आई वर्ड जिससे स्टार्ट होता हो, एक तो आ गया आपका इंडिया। ठीक है, I2U2 में क्या आएगा आपका, आई से एक तो इंडिया स्टार्ट होता है। ठीक है, एक आई से आपका क्या होता है, इसराइल स्टार्ट होता है, और यू से आपका यूएई और यूएसए। ये आपको तीनों ही इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इन तीनों का आपको याद रखना है कि कौन सी कंट्रीज आती हैं इनके अंडर। क्वाड और स्क्वाड अभी जो अभी काफ़ी करंट में है, इन दोनों को याद रखना है, और वेस्ट क्वाड की जो कंट्रीज है उनके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि लुक वेस्ट पॉलिसी, अभी हमने क्या पढ़ा था, लुक ईस्ट पॉलिसी, अब ये क्या आ गया, लुक वेस्ट पॉलिसी। हमें इसके बारे में नहीं पता, मान के चलो, तो वही है, ये हमारा मैप है, ईस्ट की तरफ हम काम करेंगे। तो इसमें कौन सा रीजन है, ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप, वो काफ़ी ऊपर हो जाता है इंडिया के वर्ल्ड मैप में। नॉर्थ ईस्ट एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया आएगा, या मिडल ईस्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट एशिया का क्या मतलब है, ये इस साइड हो गया। सेंट्रल एशिया में वही आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाली कंट्रीज आ गई। ठीक है, और मिडल ईस्ट
और इसी को मिडिल ईस्ट को ही वेस्ट एशिया लिखा जाए, तो ये दोनों ही वर्ड सेम है। मिडिल ईस्ट जो वर्ड दिया था वो यूएस ने दिया था, और वेस्ट एशिया जो वर्ड दिया था ये अपने जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने दिया था वेस्ट एशिया। ठीक है, तो जो लुक वेस्ट पॉलिसी है ये मिडिल ईस्ट रीजन के लिए है, और ये 2005 में स्टार्ट की गई थी जब अपने प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन जी थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इंडिया जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, मैंने बताया था कि उनका वही P5 जब से यूएन बना है तब से उन्हीं के पास वीटो पावर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो उसमें क्यों चाहता है, एक परमानेंट सीट क्यों चाहता है? प्रमोट आर्मामेंट, ये तो बड़ा ही नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। इंक्रीज पॉवर्टी, ये भी नहीं है। ठीक है, रिड्यूस पॉपुलेशन, ये भी नहीं हो सकता, एक ही बात। यदि आपको नहीं भी पता तो थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगानी है और क्वेश्चन निकल जाएगा। यदि आपको नहीं भी बता तो आपको सिर्फ क्या ऑप्शन देखने, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि यदि क्वेश्चन थोड़ा पॉजिटिव सेंस में है और ऑप्शन जो नेगेटिव सेंस में है उनको एलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है ग्राउंड रेस एथनिसिटी। अब ये पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति जो नस्ल, ठीक है, और मतलब रेस और एथनिसिटी के आधार पर कि मतलब अपना देश छोड़ के दूसरे देश आ जाए तो उनको क्या बोलते हैं, उनको रेफ्यूजी बोलते हैं। ठीक है, रेफ्यूजी मान लो, चकमा मान लो, हाजोंग मान लो जो कि बांग्लादेश अपने यहाँ से आए हैं। ठीक है, रोहिंग्या मान लो जो म्यांमार से इंडिया में आगे बांग्लादेश में आगे काफ़ी जगह चले गए, तो उनको रेफ्यूजी बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ARF, एशियन रीजनल फोरम की बात हो रही है कि ये कब इंडिया इसका कब मेंबर बना। तो इसका जो आंसर आएगा, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आएगा 1996। और जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1967 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें 10 कंट्रीज आती है, म्यांमार से लेके इंडोनेशिया तक आप सभी कवर कर लो, ये जो 10 कंट्रीज हैं। फिर उसमें म्यांमार आ गया आपका, लाओस आ गया, कंबोडिया आ गया, वियतनाम आ गया, थाईलैंड आ गया, सिंगापुर आ गया, और फिलीपींस आ गया, ब्रूनेई आ गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसे पूछ रहा है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, वो उसको ज़्यादातर किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें सीधा आएगा डेट ट्रैप प्रोजेक्ट। और डेट ट्रैप प्रोजेक्ट का मतलब यही है कि वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, इंफ्रा डेवलप करने के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट पे पैसे देंगे और आपको बताएंगे कि ये इंफ्रा आपको इतना रिटर्न देगा, लेकिन वो इतना देता नहीं है। फिर उसके बिहाफ पे आपको जो ज़मीन है वहाँ की, वो चाइना को देनी पड़ती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हम्बनटोटा एयरपोर्ट है, और पोर्ट भी है। एयरपोर्ट तो अभी इंडिया के अंडर आ गया, हमने लीज पे ले लिया रसिया के साथ मिलके, लेकिन पहले वो भी चाइना की इस डेट पॉलिसी का पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि इंडिया का कौन सा नहीं। अब ये है क्वेश्चन, जब भी आप करो तो उसमें यस नोट का काफ़ी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्किप कर जाए। काफ़ी बार पहले ऑनलाइन होता था पेपर, तो उसमें आप चेंज कर सकते थे। अब ऑफलाइन पेपर एक बार फिल हो गया फिर वो चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से पढ़ना है आपको। अब इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर काफ़ी है, यूएस हो गया, इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। मान लो आपको याद नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें, अब सीधा सा आपको देखना है, ऑप्शन देखना है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। अब इसमें क्या आता है, टर्की। क्या हम एक ऐसी कंट्री को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाएंगे जो कश्मीर इशू पे बोलता हो, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है हर चीज़ में? बिल्कुल, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल ही वन साइडेड कंट्रीज है इंडिया की तरफ, लेकिन इतना जो खुल के जो क्रिटिसाइज करता है इंडिया को, वो टर्की है। ठीक है, जो पाकिस्तान के खड़ा होता है और जो कश्मीर इशू के बारे में खुल के इंडिया को क्रिटिसाइज करता है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद यूएस से भी आता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर में। ठीक है, ये भी आ गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सब स्ट्रेटेजिक पार्टनर में आते हैं। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में पूछ रहा है
कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, पावर दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर, ठीक है। अब हार्ड पावर में क्या आ गया, जो आपकी जो हार्ड पावर है उसमें क्या होता है, जो आपकी जो हार्ड पावर है उसमें डायरेक्ट क्या आता है, वॉरफेयर वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। इसमें जो कि क्लियर शो करती है। लेकिन जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसमें क्या होता है कि उसमें इनडायरेक्ट चीज़ों, जैसे आपका क्रिकेट हो गया, ये भी एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का पार्ट है। आपका फूड हो गया, आपका सिनेमा हो गया, ये भी एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का पार्ट है, ठीक है। तो हार्ड पावर को ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में देखा जाता है और सॉफ्ट पावर को ज़्यादातर पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का कौन सा पार्ट नहीं है। अब इसमें देखो कि पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन है तो नहीं है, इसका मतलब जो नेगेटिव सेंस में वो जो ऑप्शन हमें दिया हुआ होगा वो हमें देखना है सिर्फ। डायलॉग सेड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। टू एक्सलरेट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को हम प्रमोट करें। ऐसा इंडिया कभी नहीं करेगा, क्योंकि हम तो वासुदेव कुटुंबकम को मानते हैं। यही हमारी जो डिप्लोमेसी है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन लिंक की हम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा थर्ड। इसमें पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्ड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब किया जाता है, 21 जून, ठीक है। तो ये किस रेजोल्यूशन के अंडर हमने रिकॉग्नाइज करवाया था, तो इसका जो आंसर आएगा वो 69/131, इस रेजोल्यूशन के अंदर ये रिकॉग्नाइज किया था। और 2003 में, नहीं 2023 में योगा डे का जो थीम था, क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है एग्जाम से पहले, तो जो 2023 का जो योगा डे का थीम था वो आपको याद रखना है, वो था आपका योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ये आपको योगा डे का जो थीम था वो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे पूछ रहा है कि यूएन का जो जो फर्स्ट टाइम जो बनाया गया था, यूएन डीकोलोनाइजेशन कमेटी बनाई गई, ठीक है, 1962 में, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम, ये इसके फर्स्ट चेयर कौन सी कंट्री बनी थी, तो इसको डी कोलोनाइजेशन का डायरेक्ट आप लिंक लगा सकते हैं इंडिया के साथ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 1962 में क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि अब की बार कि यूएन डीकोलोनाइजेशन कमेटी कब फॉर्म की गई थी, 1962 में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो एससीओ है की फुल फॉर्म भी दी गई है, और इसमें से कौन सा कंट्री नहीं है एससीओ का मेंबर, तो चाइना, चाइना तो ऑब्वियसली होगा ही, इंडिया है, इंडिया और पाकिस्तान ने, इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को 2017 में एक साथ ज्वाइन किया, ठीक है। ईरान होगा सबसे नया मेंबर, इराक नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि एससीओ में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो कौन सा नहीं है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी सब है। फिर वो कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, ये सब एससीओ का पार्ट है, लेकिन जो तुर्कमेनिस्तान है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, वही है कि ये क्वेश्चन पहले था 1954 में, हमने साइन किया था, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के साइड से थे और चाइना के साइड से थे आपके जाओ इन लाई, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, नोट ए प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, ठीक है। तो ये मतलब दो कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है कि तो उसके पॉजिटिव आउटकम के लिए वो एग्रीमेंट साइन किया जाता है। तो यदि आपको नहीं भी पता इस क्वेश्चन के बारे में पंचशील में क्या लिखा हुआ था, तो लेकिन जो भी एग्रीमेंट होते हैं दोनों कंट्री तभी म्यूचुअली उस चीज़ को साइन करती हैं जब उसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकलता हो। तो क्वेश्चन तो पॉजिटिव है, लेकिन ऑप्शन हमें देखना है कि जो नहीं है, जो नेगेटिव आएगा वो आपको हटा देना है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। म्यूचुअल इंटरफेरेंस, ये तो हो ही नहीं सकता, इंडिया कभी अलाउ नहीं करेगा चाइना को कि वो हमारी जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है या इंटरनल जो हमारे डिस्प्यूट है उसमें इंटरफेयर करे, तो यही आएगा। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन आएगा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस आएगा, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये सब ठीक है। नोट है तो म्यूचुअल वो आएगा फर्स्ट। अब इसमें पर्सन इन न्यूज़ के बारे में पूछा जा सकता है, ये उस टाइम पे पर्सन इन न्यूज़ हो गए
क्योंकि ये दिसंबर 2023 का पेपर है, ठीक है। तो इसमें पर्सन इनके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये म्यांमार के जो आर्मी के चीफ हैं वो हैं, क्योंकि वहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है काफ़ी, 1-1.5 साल हो गया, काफ़ी टाइम से। और ये पर्सन इन न्यूज़ है। पर्सन इन न्यूज़ में आपका ईरान के प्रेसिडेंट भी पूछे जा सकते हैं, आपकी बात इब्राहिम रईसी के बारे में पूछा जा सकता है। और ताइवान अभी चाइना के साथ काफ़ी न्यूज़ में है, तो ताइवान के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ताइवान के भी अभी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, वो है विलियम विलियम लाइट। ये आप देख लेना, ठीक है। जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो है विलियम लाइट। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यूएसएसआर में जो कलर्ड रेवोल्यूशन है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट करिए, रशिया बनेंगे, उसके पास की जो उनके पास की जो कंट्रीज थी उनमें 2004-5 के टाइम पे जो कलर्ड रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, यूथ वगैरह वगैरह। तो इसमें पूछ रहा है कि वो जो वायलेंट नॉन वायलेंट, सबसे पहले ध्यान रखना है, सीरीज ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट दैट टुक प्लेस इन, कहाँ हुआ था, तो हम बात कर रहे हैं, सीधा सीधा आएगा पोस्ट सोवियत यूनियन स्टेट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो आता है आपका ऑरेंज रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन आता है जो कि आपका क्या है, यूक्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। एक आता है आपका जैस्मिन, जैस्मिन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये आपका है तुनिशिया से रिलेटेड, ठीक है। एक आपका आता है टुलिप रेवोल्यूशन, यह आपका जो किर्गिस्तान से रिलेटेड है। ये तीनों आपको याद रखने हैं क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया वॉर काफ़ी अभी न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि अभी जो लास्ट ईयर G20 समिट हमने इंडिया ने होस्ट किया था, उसमें अफ्रीकन यूनियन को हमने एज ए मेंबर ऐड करवाया था, ठीक है। तो वो ही आएगा इसमें, न्यू दिल्ली समिट 2023। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और G20 की जो नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पे होगी, 2023 में इंडिया में हुई थी, नेक्स्ट कहाँ होगी, या आपकी होगी ब्राज़ील में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें न्यू दिल्ली समिट, ये आपको इसमें क्वेश्चन थोड़ा घूम के भी आ सकता है आपकी बात, कि G20 समिट जो इंडिया ने होस्ट किया उसमें किस ग्रुप को या किस कंट्री को हमने ऐड किया है, तो इसमें अफ्रीकन यूनियन आपके ऑप्शन में डाल देंगे, क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 37 काफ़ी न्यूज़ में है, करंट में भी काफ़ी न्यूज़ में है, क्वेबेक रीजन है, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये एक कंट्री है जो कि हमारे इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बिहार पे, कि हम खालिस्तान प्रोटेस्ट को अपनी कंट्री में नहीं रोक सकते, वो आपकी है कनाडा, ठीक है। और जो क्वेबेक जो रीजन है ये आपके कनाडा के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, और ये एक अकेला ऐसा है जो रीजन है वहाँ पे कनाडा में जिसमें फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। और काफ़ी अभी न्यूज़ में था कि जब खालिस्तान प्रोटेस्ट इशू चल रहा था, तो हमारे कुछ पॉलिटिशियन ने भी कहा था कि हम इस हिसाब से, तो हम भी जो कनाडा में क्वेबेक रीजन है उसको प्रमोट करेंगे कि उनको एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। करंट के हिसाब से काफ़ी न्यूज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेलसिंकी अकॉर्ड है जो कि साइन किया गया था 1975 में, किससे रिलेटेड है। पहली बात तो हेलसिंकी कहाँ की कैपिटल है, ये आपकी फिनलैंड की कैपिटल है, ठीक है। और ये जो अकॉर्ड है 1975 में किस चीज़ से एसोसिएट करता है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा सेकंड, जो कि ये टेंशन रिड्यूस करता है कि कोल्ड वॉर किस किस के बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था, जो कि आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1991 तक चलता है, ठीक है। क्योंकि 1991 में आपका जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, और ये काफ़ी उस टाइम पे जो टेंशन रिड्यूस करने के लिए हेलसिंकी अकॉर्ड साइन किया गया था। और अभी के लिए जो नेटो एक्सपेंशन की बात करता हूँ, तो नेटो में 32 मेंबर हो गए। यूक्रेन को तो ज्वाइन करना था लेकिन यूक्रेन हुआ नहीं, लेकिन अभी में जो करंट में जो 31st जो था वो आपका था फिनलैंड, ठीक है। और 32nd आपका है स्वीडन। ये आपको ध्यान रखना है, करंट के हिसाब से इंटरनेशनल
जो क्वेश्चन है उनसे लिंक करके ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि चकमा रेफ्यूजीज ने कहाँ से इंडिया में शरण ली है। ठीक है, कौन से देश से बाहर से आके। तो जब भी हम चकमा की बात करेंगे तो हम हाजोंग रेफ्यूजीज की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही बांग्लादेश से आके इंडिया में अरुणाचल जो अपना स्टेट है वहाँ पे रह रहे हैं। और पूछा जाए कि यदि चकमा किस धर्म को फॉलो करते हैं, ये बुद्धिस्ट है। और जो हाजोंग है ये है अपने हिंदू। ठीक है, और जो चकमा है वो बुद्धिस्ट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौटिल्य के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, वो कौन सी गलत है। नोट, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब भी पहले क्या था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था तो उसमें आपने कुछ गलती कर दी तो उसको करेक्ट कर सकते थे। अब ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बड़ा ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, फिर उसके बाद उसके ऑप्शन पढ़े। तो अब इसमें ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक चीज ये तो दी बेस्ट पार्ट है कि आपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए मान लो आपको नहीं पता, एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पा रहे, एग्जाम प्रेशर इतना है, तो उसको ठीक कैसे करना है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इसको निकालना कैसे है कि मान लो नहीं पूछ रहा है तो जो नेगेटिव सेंस में होगा ना वही आपका आंसर होगा स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द किंग में यूज पीस ट्रीटी strengthen alliances। ठीक है, द किंग shall behave in just a manner towards the king who has subjected। ठीक है, और द सक्सेस ऑफ द किंग डिपेंड्स ओनली ऑन मिलिट्री पावर। तो ओनली जब भी आपके किसी भी स्टेटमेंट में ओनली आ जाए, ठीक है, ओनली हमेशा 99% वो जो स्टेटमेंट गलत हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा कि ये कह रहा है कि जो किंग की जो सक्सेस है वो अकेली मिलिट्री पावर पे ही डिपेंड करता है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ओनली जिस भी स्टेटमेंट में ओनली होगा वो स्टेटमेंट आपकी 99% गलत होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि अ, ये टूल्स हैं फॉरेन पॉलिसी के रियलिज्म में, रियलिज्म की बात कर रहा है, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो हमें देखना है। डिप्लोमेसी है। ठीक है, जब रियलिज्म की बात करते हैं तो सीधा दिमाग में आना चाहिए पावर, पीस की बात बहुत कम होगी, पावर की बात, पावर को तवज्जो ज़्यादा देंगे। डिप्लोमेसी हो गया, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हो गए, प्रमोशन ऑफ ग्लोबल पीस, ये लिबरल है। ठीक है, तो सी आपका गलत हो गया, तो जिसमें सी है वो हटा दो आप। ठीक है, ये हटा दिया। अब आपका ए ठीक था तो आपका सेकंड हो गया आंसर, आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ये ये करना है आपको, क्योंकि ग्लोबल पीस लिबरल कॉन्सेप्ट है, ये नहीं हो सकता। तो सी जितने ऑप्शन में है वो आपको हटा दो, तो वो इजी होगा ऑप्शन एलिमिनेट करने में और आपको अपना करेक्ट आंसर निकालने में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एशिया, एशिया की पूछ रहा है कि वो कौन कौन सी है। आसियान की फुल फॉर्म आपको पता होगी, तो ये तो है ही, जो 1967 में बनाया गया था। ठीक है, सार्क 1985 में है आपका, ये भी एशिया का है। गल्फ है 1981 में है, ये भी एशिया का है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब लेकिन बच गए ये नॉर्डिक काउंसिल। नॉर्डिक, तो नॉर्डिक नेशन कौन कौन से हैं, नॉर्थ पोल पे फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, तो ये एशिया में नहीं आएगा। तो डी जिसमें है वो काट दो आप ऑप्शन। ठीक है, तो बी सी ई बच गया आपका। और जो मर्कोसुर है, ये आपका जो आएगा, जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है उनका एक ग्रुप है, तो ये आप, ये आपका एशिया में नहीं आएगा। यदि आपको यही पता होगा तो आप तुरंत ये एलिमिनेट करके आप आराम से निकाल ले जाओगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो लिबरलिज्म था वो डिवाइड कर गया 4 मेन स्ट्रैंड्स ऑफ थिंकिंग में। ठीक है, तो वो कौन कौन सी थी। अब इसमें क्या है कि ये नहीं आएगा, जो कॉलोनियल लिबरलिज्म था इसमें नहीं है, बाकी ये 4 आपकी ठीक है। तो बी नहीं है। ठीक है, तो जिसमें बी है वो आपको निकाल देना है, तो आपका एमसीक्यू थर्ड आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम जब एग्ज़ाम के बाद थोड़ा ब्रॉड ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तब इसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं तो उनको जितना जल्दी सॉर्ट आउट करें उतना बढ़िया है।
44। अब इसमें पूछ रहा है आपका, बुक के बारे में पूछ रहा है, द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इसमें क्या है कि फुकुयामा ने प्रेजेंट फॉलोइंग यूरोपियन स्टेट बिल्डिंग आउटकम्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, आपके कौन कौन से सही है वो आपको निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि जो नेगेटिव सेंस में होगा आपको वो निकाल के लेके आना है। तो इसमें आप इस पे नज़र मारो एक बार, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और इसमें क्या होगा आपका, सफल अल्पतंत्र। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्या ओलिगैर्की है, नहीं है। तो सी जिसमें नहीं है, सी जिसमें है वो आपका कट कर दो, सीधा सा ऑप्शन ये, बाकियों का आपको ना भी पता, थोड़ी सी रीजनिंग लगानी है, ऑप्शन देखना है। यदि आपको क्वेश्चन से समझ नहीं आ रहा तो आपको ऑप्शन भी रीड आउट करने हैं एक बार। क्वेश्चन देख के माइंडसेट नहीं बना लेना है कि मुझे नहीं आता है। तो पहले ऑप्शन भी देखने हैं, फिर देखना है कि उसमें क्या हम अपनी जो रीजनिंग लगा सकते हैं, क्या चीज़ गलत है ऑप्शन में, नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस दे रही है, तो उसको निकालना है और ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करने। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है जो अटलांटिक चार्टर है, क्योंकि 1941 में जो साइन हुआ था, उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। अब अटलांटिक चार्टर, अब हमें नहीं पता, मान के चल लो कि वही बात है कि एग्जाम प्रेशर में हम इतने पॉइंट याद नहीं कर पा रहे, रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करें। तो कोई भी चार्टर, मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी एग्रीमेंट हो गया, चार्टर हो गया, वो सेंस, इस सेंस में बनाया जाता है कि उसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हो। इस पॉइंट्स में हमें नेगेटिव निकालना है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या है इसमें कि इसमें हिंदी में है क्या ये, अच्छा, अ, इसका जो आंसर आएगा पहला क्या है, संबंधित लोगों की इच्छाओं के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, केवल, अब ये देखो ओनली आ गया। ठीक है, केवल यूएसए एंड यूके को। अब लेकिन जिस मैंने अभी बताया है कि जिस स्टेटमेंट में केवल आए वो 99% गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बी, तो जिसमें बी है हम उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। पहला अपना ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ए, क्योंकि ए ये है, ए यहाँ पे है। ठीक है, और अ, ये स्वतंत्रता ये भी ठीक आएगा। मेरा थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम है तो ये आप कर लेना, हिंदी मीडियम का है। ठीक है, इसमें यही वो नेगेटिव पॉइंट था। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कि जो रीजनल जियोपॉलिटिक्स के जो एम्पायर्स थे, रीजनल जियोपॉलिटिक्स पे क्या क्या इम्पैक्ट, कौन कौन से एम्पायर थे ये पूछ रहा है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कौन कौन से एम्पायर, मौर्यन भी है, गुप्ता भी है, विजयनगर भी है, चोला भी है। लेकिन जो माया एम्पायर है ये कहाँ का है, ये मैक्सिको के साउथ में जो ग्वाटेमाला है, ब्लिज है, ये कंट्रीज है, यहाँ पे ये फैला हुआ था माया एम्पायर। ये अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं है। ठीक है, तो इसमें ई नहीं है, तो ई जिसमें है वो निकाल दो आप, आपका बच गया ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 47, इसमें पूछ रहा है, ये फिर से हिंदी में है। अच्छा, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि आइडेंटिफाइड द, अच्छा ये वो है, ये फुल फॉर्म है। इसमें आपको देखना है, पीपीटी मिलेगी जब उसको इंग्लिश में भी कर देंगे, बट इसमें क्या है कि इसरो है ना, तो रिजर्व है, इसमें रिसर्च आएगा। डीआरडीओ है, इसमें डाटा है, इसमें डेवलपमेंट आएगा। तो ये डी और ई आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है 48, C4I। तो इसमें कौन कौन सा इंक्लूड है, आपका C4 का मतलब अ, चार जो नाम होंगे, जैसे सी से कमांड स्टार्ट होता है, कंट्रोल है, आई से इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन है, लेकिन कल्चर नहीं है। इसकी जगह आपका कंप्यूटर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 49। अब ये वो ही आ गया, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है उनमें कौन कौन सी कंट्रीज आपकी आती है। तो इसमें नॉर्वे आ गया, फिनलैंड आ गया, स्वीडन आ गया, लेकिन ग्रीस कहाँ है। ग्रीस, आपने प्लेटो वगैरह पढ़ा हो तो ये ज़्यादातर जो मेडिटेरियन, जो मेडिटेरियन सी है उससे लिंक करता हुआ है, तो ये स्कैंडिनेवियन नहीं है, नॉर्दर्न पोल डेनमार्क है। ठीक है, तो डी जिसमें नहीं है, डी जिसमें उसको काट दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें पूछ रहा है कि इजराइल ड्यूरिंग 6 डे वॉर, अब 6 डे वॉर 1967 में हुआ था, इजराइल काफ़ी न्यूज़ में है। तो आपको जो साइज पिकोट एग्रीमेंट हो गया, बेल्फोर डिक्लेरेशन हो गया, योम किपुर वॉर हो गया,
इंतफादा हो गया, सेकंड इंतफादा हो गया, ठीक है, और ओस्लो अकॉर्ड हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है, करंट से रिलेट करके इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसराइल ने किस-किस कंट्री को डिफीट किया डायरेक्टली, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसराइल किस-किस कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सऊदी अरेबिया नहीं है, ठीक है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, इराक नहीं है। तो ये जो 3 कंट्री आ गई, ये आपका आ गया BDE, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन कल हम करेंगे। तो ये अभी के लिए थोड़ा सा हम ये भी आपको ये भी लग सकता है कि क्योंकि हम एमसीक्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा फास्ट जा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्ट को अभी इतना खुल के नहीं पढ़ सकते वो हम एग्ज़ाम के बाद इसको क्लियर करवाएंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें उतना अच्छा है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो एजुकेशनल जो ऐप है एप्लीकेशन वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।